हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने स्टार्ट किया हुआ था हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन चैप्टर, तो उसी में ये टॉपिक है। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर ये मैकेनिज्म का टॉपिक आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसके लिए दो मैकेनिज्म होते हैं। एक क्या होता है SN1 और दूसरा क्या होता है भाई SN2 मैकेनिज्म। तो दोनों ही मैकेनिज्म को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे SN1 को। और SN1 का दूसरा नाम क्या होता है भाई यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है भाई, देखो SN1 जो रिएक्शन होती है, जो मैकेनिज्म होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन जनरेट होता है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आकर क्या करता है भाई, कार्बोकैटायन पे अटैक करता है। तो आपको यहाँ पर 2 स्टेप ध्यान रखने हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, अल्काइल हैलाइड जो मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, उससे क्या बनता है भाई, कार्बोकैटायन बनता है। और जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बना है, उस कार्बोकैटायन पर आकर कौन अटैक करता है भाई, न्यूक्लियोफाइल। और फाइनली हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। और इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, SN1 बोलते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है वो कैसा होता है भी, वो स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि SN1 मैकेनिज्म के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है, यानी कि कार्बोकैटायन का बनना होता है, वही वाला स्टेप क्या होता है भाई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये हमारे पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। इसमें क्या होगा, यहाँ से ये वाला जो हैलोजन है ये क्या करेगा, यहाँ पर लिविंग ग्रुप बनेगा और ये क्या है, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या आ गया, X नेगेटिव। यानी कि ये क्या बन गया भाई, जैसे क्लोरीन है होता है, ब्रोमीन होता है, फ्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, तो इस तरह से ये बन गया यहाँ पर आयन, हैलाइड आयन बन गया। और ये क्या बन गया यहाँ पर, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बन गया है। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ होता है उसके ऊपर क्या है भाई, आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मान लो ये OH नेगेटिव है, तो ये आकर क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बन गया है हमारे पास, ये टर्शरी अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट बन गया है। तो अब SN1 रिएक्शन के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता करते हैं, ये यूनिमॉलिक्यूलर है ना। यूनिमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है, यानी कि एक ही उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो यानी कि जब क्या होता है, ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ वन मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व होता है रेट निकालने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है सिर्फ इसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है, एक ही मॉलिक्यूल है। तो यानी कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, सिर्फ ये रिएक्टेंट है जो इसकी कंसंट्रेशन। अब देखो आगे और क्या दिया है आपको, कि इन SN1 मैकेनिज्म कार्बोकैटायन और फोम, कार्बोकैटायन क्या बनते हैं, एज ए इंटरमीडिएट बनते हैं। और ये हमने पढ़ा है कि जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी देखते हैं ना हम कार्बोकैटायन की, क्या ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, टर्शरी। और फिर इसके बाद क्या आता है, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। टर्शरी क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्या बताया देखो, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ग्रेटर द चांसेस फॉर द फॉर्मेशन, यानी कि उतने ही ज़्यादा चांस होंगे इजीली प्रोडक्ट के बनने के। एंड मोर रिएक्टिव विल बी पेरेंट अल्काइल हैलाइड, तो यानी कि अल्काइल हैलाइड भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर की, इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म, कि भई अगर SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बनेगा, टर्शरी, सेकेंडरी, और फिर लास्ट में जो सबसे लेस स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, वो क्या बनेगा, प्राइमरी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि भई यहाँ पर क्या होता है, टर्शरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल। आगे देखो क्या बताया है, कि व्हेन द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज़ कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग रीअरेंजमेंट। अब देखो यहाँ पर ये बोला इन्होंने कि अगर यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और उस रीअरेंजमेंट से वो क्या होता है भई, मोर स्टेबल वाले कार्बोकैटायन को फ़ॉर्म कर सकता है, तो यानी कि वो फिर कौन-सी उसमें चला जाता है, यानी कि वो ज़्यादा स्टेबल वाले कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने बहुत सारी रिएक्शन में देखा है कि कहीं पे प्राइमरी या फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहे होते हैं, और उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, तो वो प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया, या फिर सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकैटायन में हम उसको क्या कर देते हैं भई, चेंज कर देते हैं। तो वो यही बोला है कि अगर कहीं पे इन केस प्राइमरी, सेकेंडरी, यानी कि उससे ज़्यादा स्टेबल वाला कार्बोकैटायन बनना क्या है, पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर रीअरेंजमेंट कर देते हैं और फिर वहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक पॉइंट और यहाँ पर आपको बताया, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि जो अलाइलिक और जो बेंजाइलिक हैलाइड्स होते हैं, अलाइलिक और जो बेंजाइलिक हैलाइड्स होते हैं, शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। यानी कि ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं भी, अलाइलिक और जो बेंजाइलिक हैलाइड्स होते हैं, बोथ फॉलोज द SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा ना, वो स्टेबलाइज़ हो जाता है वाया रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टेबलाइजेशन हो जाता है। ये हमने
पढ़ा है ना कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर जो अलाइलिक कार्बोकैटायन बनता है और जो बेंज़ाइलिक कार्बोकैटायन बनता है, वो दोनों ही क्या होते हैं, स्टेबलाइज़ होते हैं थ्रू रेजोनेंस। इसी वजह से उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है भई, ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पर मैं आपको इसके स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, अलाइलिक का भी और बेंज़ाइलिक कार्बोकैटायन का भी। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, अलाइलिक है, ये देखो इस तरह से है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बन गया यहाँ पर, CH2 पॉज़िटिव। ये यहाँ पर कार्बोकैटायन है और ये अलाइलिक कार्बोकैटायन है। इसमें क्या पॉसिबल है, देखो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि इस कार्बन पे क्या है भई, पॉज़िटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये बॉन्ड इधर क्या हो सकता है, शिफ्ट। अगर ये इधर शिफ्ट होगा तो यानी कि यहाँ पर इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉज़िटिव चार्ज, ये क्या बन गया, CH2 पॉज़िटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH, और इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा भई, डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, ये इस तरह से कार्बोकैटायन बन गया। तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, पाई बॉन्ड क्या हो गया, ये जो डबल बॉन्ड था, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये क्या हो गया भई, डिलोकलाइज़ हो गया ना, इसलिए क्या है, अलाइलिक कार्बोकैटायन क्या होते हैं भई, ज़्यादा स्टेबल, या फिर हम बोल सकते हैं कि अलाइलिक हैलाइड्स जो होंगे वो रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। सेम देखो ऐसे ही अगर ये बेंज़ाइलिक कार्बोकैटायन है, बेंज़ाइलिक क्या होता है भई, अगर बेंज़ीन रिंग के ऊपर ये CH2 ग्रुप होता है तो वो क्या होता है, बेंज़ाइल बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर ये क्या है, CH2 पॉज़िटिव, ये क्या है, बेंज़ाइल कार्बोकैटायन। तो इसमें भी क्या होता है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं किस तरह से, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये इधर शिफ्ट होगा। अगर ये इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉज़िटिव चार्ज है ना, डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और इस वाले पोज़ीशन से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र हुई है, तो शिफ्ट हुई है, तो इस वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, पॉज़िटिव चार्ज। फिर इससे नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो पॉज़िटिव चार्ज इस पोज़ीशन पे आ गया। फिर इससे नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये इधर शिफ्ट होगा। अगर ये इधर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉज़िटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेंज़ाइलिक कार्बोकैटायन भी क्या कर रहे हैं अभी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की वजह से अलाइलिक हैलाइड और बेंज़ाइलिक हैलाइड्स बोथ आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, ये क्या होते हैं भई, रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। तो ये था SN1 मैकेनिज़्म के बारे में। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऐसे ही SN2 मैकेनिज़्म को। तो देखो SN2 मैकेनिज़्म क्या होता है, SN2 जो रिएक्शन होती है इसे हम क्या बोलते हैं भई, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। SN2 2 लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा, बायमॉलिक्यूलर। इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हैलाइड पे भी और साथ के साथ न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। SN1 में क्या हो रहा था, सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पर देखो जो रेट है वो क्या है, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट भी इन्वॉल्व होता है और साथ के साथ क्या होगा भी, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व होता है। आगे देखो आपको इसके बारे में क्या पॉइंट्स बताए हैं कि बोथ द रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है और जो ये अल्काइल हैलाइड है, दोनों ही क्या होते हैं भई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं। रिएक्शन क्या होती है, वन स्टेप में होती है और इसे क्या बोल सकते हैं हम, कंसर्टेड रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। इन रिएक्शंस में क्या होता है, कंसर्टेड जो रिएक्शंस होती है इनमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है भई, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो पार्शली लिंक होता है किससे, लिविंग ग्रुप से भी और साथ के साथ जो इनकमिंग ग्रुप होता है उसके साथ भी। यानी कि न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन और साथ के साथ ही यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग, दोनों ही एक ही स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट पे क्या हो रहे होते हैं, दोनों ही ये स्टेप्स हो रहे होते हैं। न्यू बॉन्ड भी बन रहा होता है और ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होती है, ब्रेक होते हैं। तो ये दोनों ही होते हैं। देखो किस तरह से होता है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर ये अल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये इस कार्बन पे पीछे से अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करता है अभी, जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से क्या करता है, ये अटैक करता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस तरह से कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो हैलोजन ग्रुप है, जो लिविंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इस तरह से पार्शली यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और ये कैसी स्टेट होती है अभी, ये अनस्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक तरीके से 5 बना रखे हैं। तो ये जो 5 बॉन्ड होते हैं, आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है। तो ये क्या होती है, ये वाली स्टेट अनस्टेबल होती है। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड क्या होता है अभी, ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर यहाँ पर जो ये हैलाइड है, ये तो क्या है, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ये जो न्यूक्लियोफाइल है आकर क्या करता है अभी, यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि SN2 जो मैकेनिज्म होता है, एक तो ये क्या होता है, वन स्टेप में ही होता है। इसमें क्या बनती है भई, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे होते हैं। और इसके अंदर जो होता है, ये न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करता है, ठीक है?
तो इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है भई, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ पे क्या था देखो, यहाँ पर हैलाइड था तो हैलाइड के जस्ट अपोज़िट साइड से क्या है भई, न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बनाया है। आगे देखो क्या बताया है कि द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द हैलाइड आयन। ये बताया कि बैक साइड से अटैक करता है हैलाइड आयन के, और बल्कियर द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन कार्बन बेयरिंग हैलोजन लेसर विल बी इट्स टेंडेंसी। उसने ये बोला है कि जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा, उतना ही क्या है, ये इसको कम फ़ेवर करेगा इस रिएक्शन को, ठीक है? यानी कि इसमें क्या है, बल्कीनेस कम होनी चाहिए, अल्काइल ग्रुप्स कम होने चाहिए, तब ये SN2 मैकेनिज़्म को, SN2 रिएक्शन को फ़ॉलो करेगा। तो देखो अगर हम अल्काइल हैलाइड्स देखें तो ये देखो क्या है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी, सॉरी यहाँ पर तो ये सारे इन्होंने वैसे ही बनाए हुए हैं। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की, तो देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो यहाँ पर देखो बल्कीनेस यानी कि जो भीड़-भाड़ होगी वो किसमें कम होगी, प्राइमरी में। और टर्शरी में क्या होते हैं, तीनों साइड ही अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं और एक साइड हैलोजन होता है। तो यानी कि जो बल्की ग्रुप्स होते हैं ज़्यादा, वहाँ पर ये वाला SN2 रिएक्शन जो होता है ये फ़ॉलो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी, फिर इसके बाद सेकेंडरी आएगा और लास्ट में क्या आएगा भाई, टर्शरी आएगा। तो अकॉर्डिंग टू SN2 ये वाला रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, अगर क्या है भई, सारे ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, तो उस केस में आप कैसे ध्यान रखोगे? तो देखो जैसे ये भी क्या है, यहाँ पर मिथाइल हैलाइड हो गया, ये इथाइल हैलाइड हो गया, ये क्या बन गया, प्रोपाइल हैलाइड बन गया। तीनों ही क्या है, प्राइमरी के एग्ज़ाम्पल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बल्कियर द अल्काइल पार्ट, यानी कि जितना ज़्यादा बल्की होगा ये अल्काइल पार्ट, मोर इज़ द स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा यानी कि रिएक्टिविटी क्या होगी भई, उतनी ही कम होगी, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट बनाने में उतनी ही डिफ़िकल्टी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि भई रिएक्टिविटी उसकी उतनी ही कम आएगी। तो यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर बात करें इनकी, ये सारे प्राइमरी हैलाइड्स की, तो कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ये वाला, और फिर इसके बाद ये इथाइल, क्योंकि ये वाला पार्ट इंक्रीज़ हो गया और इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये प्रोपाइल आ जाएगा। अब देखो आगे क्या बताया है यहाँ पर, कि जो टर्शरी हैलाइड्स होते हैं वो कौन से रिएक्शन मैकेनिज़्म को फ़ॉलो करते हैं, SN1 को, और जो प्राइमरी होते हैं वो किसको फ़ेवर करते हैं, SN2 को। देखो टर्शरी वाले SN1 को क्यों करते हैं, क्योंकि SN1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, टर्शरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल। टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यानी कि टर्शरी वाले जो होते हैं वो SN1 को फ़ॉलो करेंगे। और SN2 में हमने पढ़ा कि SN2 में क्या होता है, जितना कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, उतना ही क्या होगा भई, उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी हैलाइड्स की, SN2 मैकेनिज़्म की। तो यानी कि SN2 के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी हैलाइड्स हैं वो होंगे। अब सेकेंडरी जो है वो या तो क्या होगा भई, वो इन दोनों मैकेनिज़्म पे ही डिपेंड करेगा, या तो वो SN1 को फ़ॉलो करेगा या फिर SN2 को फ़ॉलो करेगा। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम देखते हैं दोनों ही अल्काइल हैलाइड के नेचर को, और साथ में हम रिएजेंट के नेचर को, यानी कि रिएजेंट और जो अल्काइल हैलाइड होता है इसका नेचर डिसाइड करता है कि जो सेकेंडरी हैलाइड्स होते हैं वो कौन से मैकेनिज़्म को फ़ॉलो करेंगे, कौन से रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन करेंगे, SN1 को या फिर SN2 के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर देखो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, अगर हम SN1 मैकेनिज़्म की बात करें तो यहाँ पर जो SN1 मैकेनिज़्म होता है, उसमें जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो कैसे सॉल्वेंट होते हैं भई, वो प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं भई? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या बन सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के? ये हो सकता है वाटर, हो सकता है यहाँ पर अल्कोहल हो सकते हैं, ये ठीक है, ROH जनरल फ़ॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पर, अल्कोहल हो सकते हैं, एसिटिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड का फ़ॉर्मूला क्या होता है भई, देखो CH3COOH, ये क्या होता है भई, एसिटिक एसिड होता है। और तो ये था मैकेनिज़्म SN2 रिएक्शन का। तो हमने दोनों ही मैकेनिज़्म को डिस्कस किया, SN1 रिएक्शन का भी और SN2 का भी। तो नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अराइल हैलाइड्स। अब हम हैलोअरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो हैलोअरीन्स दोनों ही टाइप की रिएक्शंस देता है, न्यूक्लियोफिलिक भी और इलेक्ट्रोफिलिक भी। तो पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो अराइल हैलाइड्स जो होते हैं ना, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो तो करते हैं, बट ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, यानी कि ड्रास्टिक कंडीशंस हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी ये रिएक्शन करते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो हैलोअरीन्स होती है ना, वो क्या होती है भई, लेस रिएक्टिव होती हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका रीज़न क्या होता है, देखो आपने पढ़ा है कि यहाँ पर क्या होता है, एक तो यहाँ पर ये जो हैलोजन है, इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं भई, यहाँ पर रेजोनेंस बनाते हैं। क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, पार्शियली कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है, क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड बनने की वजह से ये वाला जो बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करना क्या होता है भई, डिफिकल्ट होता है। तो एक तो रीज़न ये हो गया कि इस वजह से क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं हैलोअरीन्स। दूसरा रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर जो ये कार्बन है,
ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है अभी sp2 होती है। और अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड की, तो यहाँ पर ये जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये कौन-सी होती है भई? ये sp3 होती है। तो sp3 और sp2 में से s कैरेक्टर किसका ज़्यादा होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये वाला जब इसके अंदर s कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला कार्बन क्या होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा भई? मोर टाइटली होल्ड करके रखेगा, यानी कि टाइटली हेल्ड करेगा एज़ कम्पेयर टू sp3 कार्बन एटम। तो जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होता है, वो क्या होता है भई? शॉर्ट होता है और उसको क्या होगा भई? डिफ़िकल्ट होगा, यानी कि ये मोर टाइटली बॉन्ड बनाए रखते हैं। और जब ये होल्ड करे रखेंगे, यानी कि बॉन्ड क्या होगा? शॉर्ट होगा, तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करना भी क्या होगा भई? डिफ़िकल्ट होगा। अब डिफ़िकल्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लेस रिएक्टिव इन नेचर हो गए। तो ये रीज़न आपको ध्यान रखने हैं कि अराइल हैलाइड्स जो होते हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने 2 पॉइंट्स देखे, एक तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, दूसरा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसके केस में sp2 होती है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या करता है, बॉन्ड को यहाँ पर ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, और जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है और बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाता है भई? डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो देखो अब हम यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं। पहली रिएक्शन क्या है, देखो यहाँ पर ये तो आपको क्या कर रखा है इन्होंने, हैलोअरीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ड्रॉ हो जाएँगे। एक बार देखते हैं किस तरह से हो रहा है। ये लोन पेयर देखो इधर शिफ्ट होगा। अगर ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड इधर इस कार्बन पे जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड आ गया और कार्ब इस पे क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये इस तरह से मूव करता रहेगा। तो ये तो क्या बन जाएँगे, यहाँ पर देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएँगे इस तरह से हैलोअरीन्स के। अब हम यहाँ पर रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो देखो पहला क्या है, क्लोरोबेंज़ीन। तो क्लोरोबेंज़ीन की रिएक्शन जब आप NaOH के साथ कराते हो एट 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होता है यहाँ पर, यहाँ से यानी कि इस ये क्या बन जाएगा भई, यहाँ पर ये एसिड की प्रेज़ेंस में आपने रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फिनॉल बन जाता है। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाता है अभी, फिनॉल बन जाता है। NaOH के साथ ये क्या करेगा, यहाँ पर पहले देखो इसको रिमूव करेगा। फर्स्ट स्टेप में पहले HCl चला जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ONA बन जाएगा। जब हम खाली क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन कराएँगे NaOH के साथ। सेकंड स्टेप में आपने एसिड ऐड किया, तो एसिड ऐड करने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Na तो क्या है भई, एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा और ये किस तरह से भई, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर ये क्या बन जाएगा भई, फिनॉल प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आपने क्या किया है, क्लोरीन लिया है, क्लोरोबेंज़ीन लिया है और अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, 200 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर कंडीशन लिया है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है अभी, एनिलीन प्रोडक्ट बन जाता है। ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है कि किसमें क्या कंडीशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो आपने क्या किया, क्लोरोबेंजीन लिया, कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है, हाई प्रेशर कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या है भाई, कॉपर क्लोराइड तो बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये जो CN ग्रुप है ये आकर इस बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा और ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर फिनाइल साइनाइड बन जाएगा। और देखो यहाँ पर हम साथ के साथ और भी रिएक्शंस को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है देखो, अगर आपके पास देखो आपने क्या लिया है, यहाँ पर क्लोरोनाइट्रोबेंजीन लिया है, ये क्या बन गया यहाँ पर, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। इसकी रिएक्शन आपने की NaOH और यहाँ पर ये एसिड ऐड किया, वो 620 वो 443 हमें क्या करना है, यहाँ पर केल्विन टेम्परेचर लेना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये जो NO2 ग्रुप है ये तो एज़ इट इज़ रहेगा और यहाँ पर क्या है, इस क्लोरो की प्लेस पे क्या आ जाएगा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर देखो नाइट्रोफिनॉल बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखो इस तरह से, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है जिस पे एक क्लोरीन ग्रुप लगा है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है और इस पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप लगा है और कंडीशंस आपने जो अभी ऊपर ली थी वही ली है, बट यहाँ पर क्या किया है अभी, 368 केल्विन टेम्परेचर है। क्या है, 368 केल्विन टेम्परेचर है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये जो क्लोरो ग्रुप है ये किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल से। ये NO2 ग्रुप ऐसे ही रह गया और ये NO2 ग्रुप ऐसे ही रह गया। अब देखो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में आपने क्या किया है, यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है ना, वो 3 पोजीशन पे लगा दिए। यहाँ पर तो क्या था, क्लोरीन ग्रुप ही है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप आ गया, इस पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया और इस वाली पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप आ गया। इस कंडीशन में आपने क्या किया, इसको वार्म किया है और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर क्या हो गया, ये OH ग्रुप आ जाएगा और ये नाइट्रो ग्रुप तीनों क्या है अभी एज इट इज़ रह जाएँगे। तो देखो इसमें आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि क्या हुआ है, देखो यहाँ पर जैसे-जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया है, तो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, यहाँ पर जब आप रिएक्शन देख रहे थे NaOH के साथ, तो यहाँ पर क्या था, 623 केल्विन टेम्परेचर था। जब एक नाइट्रो ग्रुप आया तो टेम्परेचर क्या बन गया, 443।
जब और एक और नाइट्रो ग्रुप को हम ले आए रिंग के ऊपर तो क्या आ गया टेम्परेचर 368 और जब 3 आ गए तो यहाँ पर क्या हो गया ये वार्म करने से ही रिएक्शन हो गई यहाँ पर देखो फिनोल बन गया वार्म करने से ही। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है? ये नाइट्रो ग्रुप आने की वजह से यहाँ पर जो रिएक्शन कंडीशंस थी वो क्या हो रही थी भई, चेंज हो रही थी ना। तो देखो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेज़ेंट होते हैं, रिंग के ऊपर अगर क्या होते हैं भई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेज़ेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रो है, साइनो ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एसिड ग्रुप है। अगर ये ऑर्थो और पैरा पोज़ीशन पे प्रेज़ेंट होते हैं, तो जो क्लीवेज होती है ना, वो क्या होती है भई ईज़ी हो जाती है। तो इसी वज़ह से देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो टेम्परेचर कंडीशंस थी वो क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। पहले 1 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से ऑर्थो और पैरा पोज़ीशन पे क्या हो भई, ये ग्रुप्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेज़ेंट होते हैं, तो यहाँ पर जो क्लीवेज होता है, बॉन्ड क्लीवेज वो क्या होता है भई ईज़ी हो जाता है। देखो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो जो हैलोअरीन्स होते हैं, ये क्या होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी शो करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हैलोजनेशन हो गया, नाइट्रेशन है, सल्फ़ोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये सब किसका एग्ज़ाम्पल है भई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्ज़ाम्पल है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोफाइल को क्या करते हैं भई रिप्लेस कर देते हैं और जो यहाँ पर कंडीशन होती है हैलोअरीन्स क्या है भई ये स्लोली ही रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन शो करते हैं ये ड्रास्टिक कंडीशन में ही रिएक्शंस को करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है हैलोजनेशन। तो हैलोजनेशन में क्या होगा देखो हमने लिया क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई किसके साथ हैलोजन के साथ करा दी इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो ये क्या है एनहाइड्रस FeCl3 इसके प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ पर एक जो क्लोरीन ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे और एक में क्या होता है अभी ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है। तो यहाँ पर जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन मिल रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या है नाइट्रेशन। तो जब हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन की कंडीशन क्या होती है कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब हम इन दोनों के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एक बार नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार क्या होता है अभी पैरा पोजीशन पे आ जाता है। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिले हैं एक तो मिला है हमें 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन और एक हमें मिला है 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। तो ये जो पैरा वाला होता है यही क्या होता है भाई मेजर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं नेक्स्ट है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में देखो क्या होगा क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपने की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये बेंजीन ये क्या बन जाता है अभी यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है एक ऑर्थो और एक पैरा वाला प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है भई बेसिकली हम अल्काइल ग्रुप को क्या करते हैं इंट्रोड्यूस कराते हैं रिंग पे। तो यहाँ पर क्या लिया हमने रिएक्टेंट क्लोरोबेंजीन लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ की भई यहाँ पर ये क्या लिया हमने यहाँ पर मिथाइल क्लोरो ये मिथाइल क्लोराइड लिया है क्लोरोमिथाइल है ये। तो इसके साथ जब हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में तो एक बार ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ये ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा और एक बार क्या होता है पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन और ये क्लोरीन क्या होता है अभी एलिमिनेट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है ये 2 प्रोडक्ट बन गए हैं। एक क्या बन गया 1 क्लोरो ये क्या हो गया देखो 1 पोजीशन पे क्लोरीन है 2 पे मिथाइल है तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन और एक क्या बन जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। इसी तरह से क्या होती है भाई फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन भी होती है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपने की इस एसिटाइल क्लोराइड के साथ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन और ये क्लोरीन क्या है भी एलिमिनेट हो जाते हैं और जो COCH3 ग्रुप है एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पोजीशन पे आ जाता है यानी कि एसिटाइल ग्रुप इस तरह से इंट्रोड्यूस हो जाता है। रिएक्शन अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन विद मेटल। तो देखो मेटल के साथ ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ी थी। सेम वैसे ही रिएक्शन है जब हम 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड ले रहे थे और सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करा रहे थे। तो कौन सी रिएक्शन हो रही थी वुड्स रिएक्शन हो रही थी। तो सेम वही रिएक्शन है बट यहाँ पर आपने क्या लिया है अब अराइल हैलाइड लिया है। तो जब आप अराइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हो 2 मोल्स ऑफ सोडियम और 1 मोल आपने क्या लिया है यहाँ पर अल्काइल हैलाइड लिया है। 2 मोल्स लेना है ना तो एक आपने क्या लिया है अल्काइल हैलाइड का लिया है और एक लिया है अराइल हैलाइड का। इन प्रेजेंस ऑफ ये भी ड्राई ईथर रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा देखो ये
2Na और ये दोनों ही क्या है हैलोजन इस तरह से यहाँ से एलिमिनेट हो जाएँगे और ये जो R है यानी कि अल्काइल पार्ट है ये क्या है बेंज़ीन रिंग के ऊपर आ जाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये क्या बन गया देखो अल्काइल अरीन बन गया। क्या बन गया भई? अल्काइल अरीन बन गया और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं वुड्स-फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। वुड्स-फिटिक देखो वुड्स-फिटिक किस तरह से आ गई? वुड्स रिएक्शन क्या थी जिसमें दोनों ही अल्काइल हैलाइड पार्ट थे और फिटिक रिएक्शन हमने देखी थी जिसके अंदर क्या थे दोनों अराइल हैलाइड्स ही मॉलिक्यूल्स थे। तो इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल इसका है और एक मॉलिक्यूल इसका है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या बन गई है, वुड्स-फिटिक रिएक्शन बन गई है। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके ये करके दिखाती हूँ रिएक्शन। तो आपने क्या लिया यहाँ पर ये क्लोरोबेंज़ीन ले लिया, ठीक है? ये यहाँ पर क्या है क्लोरोबेंज़ीन है, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो यहाँ पर, आपने करा दी ये रिएक्शन सपोज़ ये यहाँ पर सोडियम लिया और यहाँ पर ये क्या है मिथाइल हैलाइड है, इस तरह से रिएक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोरीन दोनों सोडियम और ये क्लोरीन इस तरह से क्या है एलिमिनेट हो जाएँगे और ये जो बच गया है, ये क्या है इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर ये प्रोडक्ट, ये रिंग आ गई और इसके ऊपर क्या है ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया अभी देखो टोलुइन बन गया, मिथाइल बेंज़ीन बन गया ना, टोलुइन तो ये क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं अभी वुड्स-फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, दोनों अराइल पार्ट्स होते हैं, 2 अराइल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल लेंगे सोडियम की प्रेज़ेंस में ईथर के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाता है भई डाइफिनाइल बन जाता है। क्या बन जाएगा भई? डाइफिनाइल बन जाते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट। और नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अब यहाँ पर, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है उल्मन रिएक्शन। तो उल्मन रिएक्शन देखो क्या होती है, जब आप आयोडोबेंज़ीन की रिएक्शन कराते हो विद कॉपर, ठीक है? किसके साथ करा रहे हो भई? कॉपर के साथ कराते हो, तो ये रिएक्शन यहाँ पर देखो किस तरह से होगी यहाँ पर। ये जो कॉपर आयोडाइड है, ये तो क्या होता है यहाँ से इस तरह से एलिमिनेट हो जाता है और ये दोनों रिंग क्या होती है भई बॉन्ड बना लेती है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या बन गया है डाइफिनाइल बन गया है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं उल्मन रिएक्शन को बोलते हैं। देखो सेम हम यहाँ पर लिथियम मेटल और मैग्नीशियम मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता था ना सेम वैसे ही। जैसे सपोज़ आपने यहाँ पर ये ब्रोमोबेंज़ीन लिया है और इसकी रिएक्शन अगर आपने मैग्नीशियम के साथ करा दी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये जिस तरह से RMgX बनता था ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये फिनाइल रिंग आ गई और साथ में क्या आ जाएगा MgBr, तो ये क्या बन गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये ब्रोमोबेंज़ीन है, इसकी रिएक्शन अगर आप किसके साथ कराते हो लिथियम मेटल के साथ कराते हो, तो यहाँ पर ये देखो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये फिनाइल रिंग और यहाँ पर ये लिथियम और ये ब्रोमीन, तो ये क्या बन गया यहाँ पर फिनाइल लिथियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक और रिएक्शन हो सकती है क्लोरोबेंज़ीन का, यानी कि अगर हम हैलोअरीन्स का क्या कर दें रिडक्शन, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है भई हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। ये रिडक्शन रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड में भी देखी थी। तो देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने लिया यहाँ पर क्लोरोबेंज़ीन, इसका आप क्या कर रहे हो यहाँ पर रिडक्शन कर रहे हो, कंडीशन क्या हो सकती है निकेल और एल्युमिनियम मेटल और NaOH की प्रेज़ेंस में। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बेंज़ीन बन जाएगा और यहाँ पर क्या है ये H मतलब ये क्लोरीन यहाँ से और ये हाइड्रोजन ये HCl की फॉर्म में क्या है अभी एलिमिनेट हो जाएँगे। यहाँ पर क्या बन गया अभी बेंज़ीन बन गया। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया मैकेनिज़्म को कि किस तरह से SN1 रिएक्शन होती है और SN2 रिएक्शन होती है और साथ ही साथ हमने हैलोअरीन्स की केमिकल रिएक्शंस को भी डिस्कस किया। हैलो अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी ये चैप्टर फिनिश हो गया है, बस एक ही टॉपिक बचता है हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।